नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे निर्णायक मोड़ की जहां कूटनीति फेल हो गई और एक क्रांति का जन्म हुआ। जी हां, हम क्रिप्स मिशन की नाकामी और उसके ठीक बाद शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। पता है, इतिहासकार इस दौर को क्या कहते हैं? वो इसे कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता का अंतिम महायुद्ध। ये वो दौर था जब गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए सबसे जोरदार और शायद आखिरी प्रहार किया गया था। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटेन को बातचीत की टेबल पर आना पड़ा। बात सिर्फ भारत की नहीं थी, पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी जंग की आग में झुलस रही थी। देखिए, 1942 की शुरुआत होते होते दूसरा विश्व युद्ध भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। जापानी फौज बर्मा तक आ पहुंची थी। अब ऐसे में अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश ब्रिटेन के साथ थे, उन्होंने ब्रिटेन पर जबरदस्त दबाव डाला कि भाई भारत का साथ हासिल करो, और इसी दबाव का नतीजा था क्रिप्स मिशन। और इस मिशन को लेके भारत कौन आया? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। उनके पास कुछ प्रस्ताव थे जिनका मकसद था कि भारत में जो पॉलिटिकल डेडलॉक बना हुआ है उसे तोड़ा जाए और युद्ध में भारतीयों का पूरा सहयोग मिले। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो कामयाब हुए? तो क्रिप्स के प्रस्ताव थे क्या? सुनने में दिलचस्प थे। उन्होंने वादा किया कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, मतलब एक तरह की आज़ादी। एक संविधान सभा बनाने की भी बात कही। लेकिन इसमें एक पेच था। एक शर्त थी कि कोई भी प्रांत अगर चाहे तो भारत से अलग हो सकता है। ये एक तरह से पाकिस्तान की मांग को हवा देने जैसा था। गांधी जी ने तो बस एक लाइन में पूरी बात कह दी। उन्होंने इसे कहा, डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। मतलब साफ था, एक ऐसा साम्राज्य जो खुद जंग में अपनी जमीन खो रहा हो, उसके भविष्य के वादे पर कौन यकीन करता? और हुआ वही। इस मिशन को सबने सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें भविष्य का वादा नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए थी तत्काल पूरी आज़ादी। और उधर मुस्लिम लीग ने इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि इसमें साफ साफ पाकिस्तान बनाने की बात नहीं मानी गई थी। मतलब क्रिप्स मिशन बुरी तरह फेल हो गया। तो जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए तो क्या हुआ? एक जबरदस्त प्रतिक्रिया का जन्म हुआ। अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका था और अब वक्त था एक सीधी कार्रवाई का, एक सीधे ऐलान का। अंग्रेजों, भारत छोड़ो। गांधी जी की सोच में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्हें अब ये लगने लगा था कि भारत में अंग्रेजों की मौजूदगी ही जापान को यहाँ हमला करने का न्योता दे रही है। उनका मानना था कि अगर भारत को सुरक्षित रखना है तो अंग्रेजों का यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। और इसी सोच ने शक्ल ली एक ऐतिहासिक प्रस्ताव की। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर दिया। ये ब्रिटिश राज के खात्मे की एक सीधी और औपचारिक मांग थी। और फिर वो दिन आया, 8 अगस्त 1942, बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान और गांधी जी का वो नारा जो इतिहास बन गया, करो या मरो। उन्होंने साफ कह दिया, हम या तो भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। लेकिन अंग्रेज सरकार भी चुप नहीं बैठी थी। वो इस ऐलान के लिए पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने एक सीक्रेट प्लान बनाया था, आंदोलन को शुरू होने से पहले ही कुचलने का। नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। 9 अगस्त की सुबह होने से पहले ही देश के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सोचिए, देश के सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, तो क्या हुआ? ये आंदोलन अचानक एक लीडरलेस यानी कि नेतृत्व विहीन क्रांति में बदल गया, जिसकी बागडोर अब सीधे सीधे आम जनता के हाथों में थी। रातों रात देश के बड़े बड़े दिग्गजों को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया, राजेंद्र प्रसाद को पटना की बांकीपुर जेल में और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। मतलब आंदोलन की कमान संभालने वाला कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब सब लीडर्स जेल में थे तो इस आंदोलन की मशाल किसने थामी? आखिर कौन था वो जो इसे आगे लेकर गया? इसका जवाब है दूसरी कतार के युवा नेता और आम कार्यकर्ता। राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली जैसे नेताओं ने अंडरग्राउंड होकर, छिपकर आंदोलन को दिशा दी। उषा मेहता ने तो बंबई से एक गुप्त कांग्रेस रेडियो ही चलाना शुरू कर दिया, जो लोगों तक आज़ादी का पैगाम पहुंचाता रहा। और इन्हीं में से एक हीरो बनकर उभरे जयप्रकाश नारायण, यानी जेपी। उनकी कहानी तो किसी फिल्म की तरह है।
दिवाली की रात को वो हजारीबाग जेल की दीवार फांद कर भाग निकले, फिर नेपाल के तराई के जंगलों में पहुंचे और वहां आजाद दस्ता नाम का एक संगठन बनाया जो नौजवानों को गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध की ट्रेनिंग देता था। जेपी के इस कदम ने तो आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। और इस आंदोलन की सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या थी? वो थी समानांतर सरकारें। मतलब देश के कई हिस्सों में लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका और अपनी खुद की सरकारें बना लीं। जैसे उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, बंगाल के तामलुक में जातीय सरकार बनी और महाराष्ट्र के सतारा में जो सरकार बनी वो तो सबसे लंबे समय तक चली। ये दिखाता है कि लोगों में आज़ादी की चाहत कितनी गहरी थी। चलिए अब फटाफट कुछ और ज़रूरी फैक्ट्स और किरदारों पर भी नज़र डाल लेते हैं जो हमारी समझ को और बेहतर करेंगे। जैसे उस वक्त इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, और ये जो नारा है भारत छोड़ो, ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। एक अमेरिकी पत्रकार थे लुई फिशर, वो इस पूरे दौर में गांधी जी के साथ थे। और ये जानना भी ज़रूरी है कि हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग में इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो आखिर में एक सवाल, जब सारे बड़े नेता जेल में थे तो क्या ये क्रांति वाकई लीडरलेस थी, या फिर ये सही मायनों में एक पीपल्स लेड यानी जन नेतृत्व वाली क्रांति थी जिसका लीडर हर आम हिंदुस्तानी था? इस पर सोचिएगा जरूर।